हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हमारी राज्य व्यवस्था का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था। क्लियर? मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था जो लिखा है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है या ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, पेपर में क्वेश्चन क्यों आते हैं, स्पेसिफिकली टॉपिक हमारा क्यों मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, इसके तीन चार रीजन है। उसमें से सबसे बड़ा रीजन ये है, एक तो पॉलिटी में कवर होता है, ये बात अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन इसका ये है कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे मध्य प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम को इंप्लीमेंट किया था, है ना। मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। क्लियर? देखो होता क्या है, इसकी एक बहुत प्यारी सी, एक अच्छी सी इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है ना। उसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि हम लोग यहाँ पे इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए हैं अगर, तो आपने देखा होगा कि 2017 का जो नोटिफिकेशन था पटवारी का, जो 2018 में एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम में 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स मतलब 5 सेक्शंस बनाए हुए थे, और 5 सेक्शन में से एक आपका ये पंचायती राज सिस्टम के बारे में लिखा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप सोचिए कि जो एक पटवारी की एग्जाम देने जा रहा है उसका 20% वेटेज जो है वो केवल इस टॉपिक या इस चैप्टर या इस सिलेबस से आता था, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, समझते हैं इसको। तो पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट करने के मतलब पढ़ाने के पहले या समझाने के पहले मैं आपको दो तीन बातें बता देता हूँ, जो इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री होगी। क्या होगी? बैकग्राउंड हिस्ट्री। ठीक, अगर हम लोग बात करें बहुत पुरानी बात, ठीक है, चलिए मैं इसको लिख ही रहा हूँ सीधा, बैकग्राउंड हिस्ट्री। क्या लिख रहा हूँ इसकी? बैकग्राउंड हिस्ट्री। ठीक, अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, हमारे बहुत पुरानी चीजों के हिसाब से अगर देखें, तो आप लोगों ने हिस्ट्री में एक साम्राज्य का नाम सुना होगा जिसका नाम है चोल साम्राज्य, है ना। जिसका नाम क्या है? चोल साम्राज्य। तो चोल साम्राज्य में पहली बार हमको लोकल गवर्नेंस या लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में पता चलता है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस क्या होता है? इसको बोला जाता है स्थानीय स्वशासन, है ना। जैसा कि नाम दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है, लोकल मीन्स स्थानीय, और लोकल स्थानीय का मतलब क्या है कि जो जहां के लोग हैं वहीं के, स्व मतलब सेल्फ, और शासन मतलब गवर्नेंस, खुद के द्वारा किया गया अपने ही ऊपर स्वशासन, है ना। लोकल लोग जो होंगे, लोकल पब्लिक जो होगी वहां की, उन्हीं के द्वारा किया गया शासन जो होगा वो लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहलाता है। तो इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन अगर मैं स्टार्ट करूं यहां से, तो आपके पास एक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, द एविडेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। अब ये वर्ड बहुत बार आने वाला है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, है ना। मैंने आपको मीनिंग बता दिया है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस इज फाउंड इन चोला डायनेस्टी। ठीक है, चोल साम्राज्य जो है, साउथ इंडिया में आपने सुना होगा, चोल साम्राज्य जो है उसमें हमको इसका एविडेंस मिलता है लोकल सेल्फ गवर्नेंस का। ये बहुत पुरानी बात हो गई। अब उसके बाद जो है हिस्ट्री थोड़ी आगे बढ़ी। अब आप ये देखिए कि अपने यहाँ पर वो क्लियर है, साफ है बिल्कुल, एकदम अंदर देख लिया चकाचक। ठीक, हम लोगों ने अपने यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रही। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब रही तो वो क्या करने लगी? रूल करने लगी। और जब रूल हुआ तो 1882 के समथिंग की बात है, 1882 में हमारे यहाँ पर जो ब्रिटिश प्रमुख हुआ करते थे, या जो ब्रिटिश सुप्रीम हुआ करते थे इंडिया में, वो थे रिपन। रिपन, लॉर्ड रिपन। ठीक है, इन्होंने एक मेग्ना कार्टा लेकर आए थे रिलेटेड टू लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, तो वो जो मेग्ना कार्टा था जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में लिखा था, वो अपने इंडिया का जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है या पंचायती राज सिस्टम आप समझ लीजिए, उसका बेस माना जाता है, उसका आधार माना जाता है। ठीक है, अभी क्योंकि ये चोला साम्राज्य जो है, चोला डायनेस्टी है, तो बहुत पुरानी बात हो गई है। ठीक है, इसका जो सिस्टम है, इसका जो प्रारूप है, वो बहुत अलग हो सकता था। बट जो आज के मॉडर्न डेज में हम बात करते हैं कि हमारे पास जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है वो किसकी तरीके की है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो रिपन है उन्होंने 1882 में ब्रिटिश की तरफ से या ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक मेग्ना कार्टा इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में,
जो रिलेटेड टू लोकल सेल्फ गवर्नेंस था, और वही हमारा आधार माना जाता है आज की अपनी लोकल सेल्फ गवर्नेंस का। और क्योंकि इन्होंने ये मैग्ना कार्टा लेकर आए थे, इसलिए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है वो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक भारत में कौन है, तो आप कहेंगे लॉर्ड रिपन है। क्लियर यहाँ पे बात। तो सेकंड पॉइंट, इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉर्ड रिपन, ठीक है, मन तो नहीं होता लॉर्ड बोलने का, पर ठीक है बोल देते हैं, लॉर्ड रिपन introduced a Magna Carta या डायरेक्टली लिख देता हूं, मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस कब आया था, एक थोड़ा सा आप इसका ईयर याद रख सकते हैं, 1882 में, ठीक है। और ये जो 1882 में इनका मैग्ना कार्टा आया था, एक्चुअल में मैग्ना कार्टा क्या होता था, ये लोकल जो आपके ये रिपन थे, ये रिपन भारतीय अधिकारी थे, है ना, मतलब सॉरी भारत में रहने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे। एक्चुअल में भारत के ही हुए ये, पर भारत में रहने वाले या भारत में रूल करने वाले ब्रिटिश ऑफिसर थे। किसके ऑर्डर पे रूल कर रहे थे, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश के पार्लियामेंट, आपकी लंदन पार्लियामेंट, इंग्लैंड के जो महारानी वगैरह या जो क्वीन या जो उनके प्रमुख होते थे, उनके कहने पर ये काम करते थे। तो वहां से एक मैग्ना कार्टा आता है। क्या आता है, मैग्ना कार्टा, ठीक। और ये भारत में फिर बाद में ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे लोकल सेल्फ गवर्नेंस के फादर। रिपन को हम क्या कह देते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के फादर कह देते हैं, ठीक है, यहां तक बात है ना। तो यहां से मैं एक पॉइंट और मेंशन कर देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड रिपन इज known as father of local self governance in India। भारत के लिए आप जो है लोकल सेल्फ गवर्नेंस के फादर किनको कहेंगे, तो कहेंगे आप आपके रिपन को। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो बात हो गई पुरानी। अब ये ब्रिटिश के टाइम की है, उसके पहले चोला साम्राज्य की है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन अब हमें जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है यहाँ पे, पॉइंट जो पढ़ना है वो क्या है, सुनिएगा। हम हो गए हैं इंडिपेंडेंट, अब क्या हो चुके हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब इंडिपेंडेंट हुए तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे यहाँ पर बनाया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, संविधान का निर्माण किया जा रहा था। और 1 सेकेंड, व्हाट इज मैग्ना कार्टा, शायद मैंने बता दिया, सुना आपने, बताइए, नहीं तो मैं फिर से बता देता हूं। मैग्ना कार्टा का मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने या उनकी जो क्वीन है, इन सब की सहमति से, अप्रूवल से पास किया हो और उसको लेकर आकर आपने इंडिया में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की हो। इट इज अ काइंड ऑफ एक्ट, या फिर आप इसको चार्टर बोल सकते हैं, ठीक है। आपने आज की डेट में जैसे हम लोग एक्ट्स की बात करते हैं, एक्ट्स, कानून, विधान, लॉ, इनकी बात करते हैं। अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ पे, वो इनको दो तरीके से बोलते थे। जब मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत पुरानी बात है, 1882 की बात है। कब की बात है, 1882, ठीक। तो पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि आपके जो ये ब्रिटिशर्स है ना, ब्रिटिशर्स, मैग्ना कार्टा का मीनिंग होता था कि एक तरीके का ये क्या होगा आपका, ये एक तरीके का रूल होते थे, ठीक है, जिनको आप किस फॉर्म में लाते थे, रिटर्न फॉर्म में होते थे ये, ठीक। इनको आप ये भी समझ सकते हैं कि ये एक तरीके का चार्टर, चार्टर का मतलब एक्ट होता है ना, चार्टर का मतलब क्या होता है, एक्ट। किसके द्वारा बनाया जाता था, तो आप बोलना कि ये कहां से आता था, प्रिपेयर्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, या यहाँ के कौन होते हैं, क्वीन, या इनको आप समझ लीजिए चीफ, रूलर बोल देते हैं डायरेक्टली इनको। यहाँ के जो रूलर या जो चीफ होते हैं वो बनाते थे, ठीक है, और उसको इंडिया में लेकर आ जाता था।
अच्छा, और मैग्ना कार्टा के बारे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैग्ना कार्टा ना एक नाम है जो 13 सेंचुरी में आता है, जो ब्रिटेन में ही आता था। 13 सेंचुरी बीसी, 13 सेंचुरी एडी में आता है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, उस समय का ब्रिटेन में एक रिवॉल्यूशन था, है ना। एक रूलर जो था वो बहुत ज्यादा तानाशाही पे, डिक्टेटरशिप पे आ गया था। उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो है रिटन डॉक्यूमेंट आता, उसको नाम मैग्ना कार्टा दिया गया था उस समय, है ना। 13th सेंचुरी की बात चल रही है। लेकिन उसके बाद ना ये नाम पड़ गया, है ना। ये नाम कंटिन्यू हो गया। तो ये आज की डेट में आप समझे इसको, एक तरीके से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट होता था, जो रूल होते थे, या जो एक तरीके से क्या होता था, एक्ट होता था, चार्टर होता था, जिसको आप लेकर इंडिया में आ जाते थे और इम्प्लीमेंट कर देते थे। इंडिया का कहीं पर भी जाए, है ना, कोई जैसे मान लीजिए ब्रिटेन के पास वो कॉलोनी ऑस्ट्रेलिया भी बनी हुई है ब्रिटेन की, तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो रूल पहुंचाए होंगे उन्होंने उस समय, उसको क्या बोला उन्होंने कि हम मैग्ना कार्टा लेकर आए हैं। क्या बोला उन्होंने, मैग्ना कार्टा लेकर आए। तो मैग्ना कार्टा इज जस्ट अ नेम गिवन टू समथिंग, मतलब समथिंग क्या है वो, तो वो एक तरीके का चार्टर या एक्ट होगा। अब बता दीजिए गौरव जी, समझ में आ गई क्या ये बात, बताइए। बताइए। बहुत ज्यादा लैग करता है क्या, पीछे चलता है क्या सब कुछ, या आप लेट ज्वाइन करते हैं तो वो बाद में दिखाता है आपके इसमें? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये बैकग्राउंड, छोटी सी बैकग्राउंड की बात हुई है, थोड़ा और आगे अपन पढ़ते हैं इनको। अब हमने क्या बोला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे पहुंच चुके थे हम लोग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है अब। और कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा है तो उसके लिए हमने आपको पता है या नहीं पता है, मैं बता देता हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, संविधान सभा बनाई गई थी। मतलब देश के चुनिंदा, बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस, बहुत नॉलेज वाले, बहुत जो जिनको जो फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन वगैरह में जो घूम के आ चुके थे, जिन लोगों को बहुत नॉलेज था, जिनको वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पता था, इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में बहुत नॉलेज रखते थे, ऐसे लोगों का ग्रुप हमारे यहाँ पर बना रहा था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो बड़े बड़े लीडर्स थे एक्चुअल में, जो फ्रीडम फाइटर थे हमारे, है ना, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे तो इसमें हमारे महात्मा गांधी इंक्लूड नहीं थे, ठीक है। महात्मा गांधी जी जो है, ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी असेंबली के हिस्सा नहीं थे ये व्यक्ति, अपने महात्मा गांधी जी। अब क्या हुआ, गांधी जी को ये बात पता थी कि आप जब इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो पूरी गवर्नमेंट आपके पास आ जाएगी। अब ब्रिटिशर्स ने जो भी हमारे साथ किया वो ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इंडिया का डेवलपमेंट करना है। और इंडिया का जब डेवलपमेंट करना है तो मैक्सिमम पब्लिक जो है, या मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है इंडिया की, वो रहती है गांव में। कहां पर रहती है, गांव में, गांव में, विलेज लेवल पे, या उससे भी छोटे स्तर पर। गांव भी किसको कहोगे, जहां पे बहुत सारे लोगों का एक समुदाय एक साथ रह रहा हो, है ना। मतलब एक एक कम्युनिटी जो एक साथ रह रही है। वो पर इंडिया की कंडीशन तो ये थी कि एक घर आपको यहाँ देखने को मिलेगा तो दूसरा उससे आधा किलोमीटर दूर, ऐसे लोग भी रहते थे, है ना। तो आप सोचिए कि इन सब लोगों का अगर इंडिविजुअली कोई व्यक्ति रहेगा तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा। तो गांधी जी ये बात बहुत पहले से जानते थे कि इफ यू वांट टू डेवलप ऑल ओवर इंडिया, या सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी गवर्नमेंट ना केवल केंद्र स्तर पर और ना केवल राज्य स्तर पर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विलेज लेवल पर भी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन या गवर्नमेंट बनाना पड़ेगी। ठीक है, ये किनका मानना था, ये मानना था गांधी जी का। अब गांधी जी का ये मानना था, अपनी जगह बिल्कुल सही था ये बात। अब आप सोच के देखिए, गांधी जी अगर कोई बात बोल रहे हैं इंडिया में 1947 के समथिंग, है ना, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा है, आप ही को गांधी जी, उस समय आप भी होते और आपको गांधी जी बात बोल देते ना, तो आपको उनकी बात मानना पड़ती, है ना। तो गांधी जी का ये वैल्यू थी गांधी जी की उस समय। तो गांधी जी ने ये बात बोली तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत डिस्कशन हुआ। अराउंड 2.5 ईयर्स के बाद, 2.5 साल बाद, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस बात पे पहुंची, इस निर्णय पे पहुंची कि मतलब सभी चीजों के प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं ना, पॉजिटिव क्या होंगे, नेगेटिव क्या होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस बात पे पहुंची, इस निर्णय पे पहुंची, डिसीजन पे पहुंची कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं कर सकते कि हर जगह पे गांव लेवल पे आप सरकार बना दें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। उस समय हमारे पास ना कम्युनिकेशन के मीडियम थे, ना हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के इतने अच्छे मीडियम थे, ना हम कोई चीज गवर्नमेंट की गांव लेवल पर उतने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाते। रिसोर्सेस की बहुत कमी थी, है ना। जो भी डिसीजन रहा हो, इंटरनल जो भी मामला रहा हो, उस पर नहीं जाते हैं, बट फाइनली
ये गांधी जी की जो बात थी उसको एग्जैक्टली वैसा नहीं माना गया जैसा गांधी जी चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि उनकी ये जो बात है ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की जाए, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, और समझिएगा यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की हिंट कर देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो बात, एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में पॉइंट लिखा है वो सभी स्टेट्स को, सारी गवर्नमेंट्स को, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो सारे स्टेट में से किसी की भी हो, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियन हो चाहे हम लोग हो, सभी को वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बात का पालन करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस थे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन थे ना, उसमें कंडीशन ये थी, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में कंडीशन ये थी कि हम अगर यहाँ लिख देते तो सबको क्या करना पड़ता, इम्प्लीमेंट करना पड़ता। अब वो विलेज लेवल पे तो अपन सरकार बना नहीं पा रहे थे, तो हमने क्या किया कि एक हमने ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट पार्ट्स है, क्या है, डिफरेंट पार्ट्स हैं, और उस पार्ट में हमारे पास एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं 4 नंबर का पार्ट है, फोर्थ पार्ट है डीपीएसपी। अगर आपने थोड़ी पॉलिटी पढ़ी होगी तो उसको डीपीएसपी बोला जाता है। ठीक है। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब होता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या होता है इसका मतलब, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन में एकमात्र ऐसा पॉइंट है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो गया है, लेकिन राज्य इसको माने या ना माने ये केवल राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा। राज्य से मतलब यहाँ पर आपका स्टेट से है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है, लेकिन आपका स्टेट उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये स्टेट की मर्जी है। तो ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया था कि देखिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें जो लिखी है सारी पॉजिटिव लिखी है, सारी चीजें पॉजिटिव है। पर एडिशनली अगर आपको और ज्यादा अच्छा बनाना हो कॉन्स्टिट्यूशन, या कोई राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पब्लिक के लिए चाहती है कि वो पब्लिक को और अच्छा कुछ प्रोवाइड करे, तो उसके लिए हमने बनाया था पार्ट नंबर 4। क्या बनाया था, पार्ट नंबर 4 बनाया था, और इसमें कुछ प्रोविजंस हमने कर दिए थे। इसके जो प्रोविजंस थे वो चाहे तो ये स्टेट माने और इंप्लीमेंट कर दे, और अगर उसको नहीं मानना है तो उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी। पार्ट नंबर 4 के अलावा जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दैट इज बाउंडेड, है ना, वो सारी चीजें क्या है, स्टेट उन सब चीजों को फॉलो करने के लिए, मानने के लिए बाउंडेड होता है। लेकिन पार्ट नंबर 4 में जो लिखा हुआ उसके लिए ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं था स्टेट के लिए। तो यहां से क्या बात आई कि ये जो पार्ट नंबर 4 है ये पार्ट 36 आर्टिकल से 51 तक जाता है। आर्टिकल कहां से कहां तक जाता है, ये आर्टिकल 36 टू 51 जो प्रोविजन किए हुए हैं वो किसमें है, तो आपके पार्ट नंबर 4 का प्रोविजन है। अब इसने आर्टिकल नंबर 40 समझिएगा, है ना, आर्टिकल नंबर 40 जो है, ये आर्टिकल 40 बात करता है अबाउट ग्राम न्यायालय, सॉरी ग्राम पंचायत। क्या लिखा हुआ है इसमें, आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है ग्राम पंचायत। गांधी जी इतने महान नेता, इतने बड़े नेता, और एक कोई बात बोल रहे हो और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको बात ना माने, ऐसा हो नहीं सकता था। तो क्योंकि वो हो सकता है कि लॉजिकली या प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो कि गांव में सरकार बनाई जा सके, बट फिर भी हमारे यहाँ के जो लोग हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे थे, उन्होंने आर्टिकल 40 में एक बात मेंशन कर दी कि हमारे यहाँ पर जो है क्या बनाई जाएगी, ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। अब ये बात जो ग्राम पंचायत बनाने की थी ये किसमें लिखी हुई थी, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 कम्स अंडर पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 इज ऑल अबाउट दी डीपीएसपी, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यहाँ पे ये कंडीशन हुई कि बहुत सारे राज्यों ने ये बात नहीं मानी, है ना, ये बात मानी ही नहीं गई। तो अपने यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मैं प्रोविजन लिख देता हूं फिर से। अब अपने पास थर्ड, देखिए ये 2 हो गए, तीसरा इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में हम लिखने वाले हैं। क्या है इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, आप यहां से कहेंगे कि आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 40, और इसका मैं यहाँ पर पार्ट भी लिख देता हूं, पार्ट 4। इसमें क्या प्रोविजन किया हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में लिखा। हो गई बात, राज्यों ने ये बात नहीं मानी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इंप्लीमेंट हो गया, स्टेट्स इनको देख रहे थे लेकिन कोई बात नहीं मान रहा था, कोई अपने यहाँ पे ये इंप्लीमेंट नहीं कर रहा था। अब क्या होता है, अब क्योंकि गांधी जी का विजन जो है ना बहुत अच्छा था, गांधी जी जो बात सोच रहे थे वो बात बिल्कुल फैक्ट थी, वो होने वाला था, ऐसा ही होने वाला था। गांव का विकास तभी पॉसिबल था
विलेज लेवल पर डेवलपमेंट तभी पॉसिबल था जब आपकी सरकार की नीतियां, जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए विलेज लेवल तक कोई ना कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव या उनका उत्तराधिकारी होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? कि अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बना दी, एक कोई पॉलिसी बना दी, एक कोई स्कीम लॉन्च कर दी, गांव के लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस स्कीम में क्या बातें लिखी हुई है? गांव के लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं? ये तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से ये गांधी जी की बात बिल्कुल सही हुई। और जो एक दो साल बाद, है ना, एक दो साल बाद इन सब चीजों को देखते हुए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेहरू जी जो थे, उन्होंने ये बात सोची कि यार गांव में भी हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होती है हमारी मेन, जो हम पढ़ने वाले हैं, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये पंचायती राज व्यवस्था, उस पंचायती राज व्यवस्था की नींव जो है, जो फाउंडेशन जो है, वो कहां से डलती है, तो समझिएगा जरा। अब क्या होता है यहाँ पर, 2 अक्टूबर 1952 को, गांधी जी तो चल बसे थे तब तक, है ना, तो गांधी जी की याद में सारी चीजें चल रही है। देखिए 2 अक्टूबर है ना, डेट यही है। 2 अक्टूबर 1952 को नेहरू जी जो है वो भारत में, नेहरू जी जो है वो भारत में पहली बार, है ना, कुछ अब विकास की बात करना थी, अपन को विकास करना था, देश में डेवलपमेंट करना था, तो यहाँ पर हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कौन लेकर आते हैं? तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, सिविल सर्विसेज में इसको पूछा है। इसको बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या बोलते हैं इसको? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक, दूसरा तरीका, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, तो आप डायरेक्टली, है ना, सभी जगह सभी स्टेट को फोर्स नहीं कर सकते कि ग्राम पंचायत बनाइए या अपने यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट बनाइए। तो नेहरू जी ने क्या क्या स्टार्ट किया, क्या इंप्लीमेंट करवाया? सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, लॉन्च्ड बाय नेहरू जी। ठीक है, कब आया? तो डेट याद रखना है आपको, 1952 का है ये, 1952। ठीक, और इसकी भी डेट ये आर्टिकल याद रख लीजिएगा। अब ये तो बातें हो गई, ये सीडीपी तो आया ही आया, साथ में इसके जस्ट एक साल बाद एक बार नेहरू जी ने फिर से एक चीज स्टार्ट की थी, जिसको एनईपी बोला गया, नेशनल एक्सपांशन प्रोग्राम या नेशनल एक्सपांशन स्कीम, है ना, एनईएस भी बोलते हैं इसको। क्या बोला? नेशनल एक्सपांशन स्कीम, राष्ट्रीय विस्तार योजना। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अगेन, 2 अक्टूबर 1953, नेक्स्ट ईयर की बात है ना, अगेन 2 अक्टूबर को ही 1953 में नेहरू जी ने एक और प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, एक और स्कीम लॉन्च कर दी, जिसको बोला गया नेशनल एक्सपांशन स्कीम। ठीक है, और इसको बोलते हैं राष्ट्रीय विस्तार योजना। इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय विस्तार योजना। क्लियर? और ये राष्ट्रीय विस्तार योजना जो आई, है ना, ये भी किसने लॉन्च की थी? तो ये भी आप बोलेंगे बाय नेहरू जी। ठीक है, अब ये दोनों प्रोग्राम चलाए गए, सीडीपी और एनईएस आप इसको बोल सकते हैं। दोनों प्रोग्राम का जो रिजल्ट आया वो आपके फेवर में नहीं आया। आपने जो एक्सपेक्टेशंस के साथ इनको लॉन्च किया था वो ये फुलफिल नहीं कर पाई। ठीक है, अब क्या होता है, ये दोनों जो प्रोग्राम हुए, इंप्लीमेंट हुए, लेकिन इनका रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं था। मतलब इनको हम दोनों प्रोग्राम को फेल मान सकते थे। ओवरऑल जो इनका रिजल्ट था या जो आउटपुट हमें मिला वो फेल की तरफ मिला। ठीक, अब हमें क्या करना था? अब हमने ये जो कभी भी क्या होता है ना, सरकार जब कोई योजना वगैरह लाती है और अगर बहुत जैसा पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा, तो पैसा इन्वेस्ट हुआ और वो यूजफुल नहीं रही, तो फिर उसके पीछे क्या करेंगे? उसके पीछे कोई ना कोई क्या बनाते हैं हम लोग, कमेटी का गठन करते हैं कि भाई साहब आप इनको एक काम करिए, रीड करिए और इसमें क्या कमी रह गई वो तो बताइए, ताकि दोबारा कभी ऐसा कुछ काम हो तो हम उसको कर सकें, मतलब सही तरीके से कर सकें। तो सीडीपी जो हुआ, ये जो जब फेल हुआ, तो इसके बाद एक यहाँ पर क्या बनाई जाती है,
हमारे इंडिया में बनाई जाती है कमेटी जिसका नाम होता है बी आर मेहता कमेटी। क्या बनती है? बी आर मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी इन 1957। ठीक है, इनके रिजल्ट्स देखे हमने, लेकिन रिजल्ट्स में हमें कुछ मिला नहीं। तो 1957 में हमने एक कमेटी फॉर्म की, कमेटी का गठन किया, समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष या जिसके प्रेसिडेंट बनाया हमने बी आर मेहता जी को। बी आर मेहता जी की जो कमेटी है वो जनरली याद रखना, जब कमेटी बनाई जाती है तो जिस व्यक्ति को जो प्रेसिडेंट बनाया था उसी के नाम से वो कमेटी जानी जाती है ना। ठीक, तो बी आर मेहता जी को इन कमेटी, ये जो स्कीम्स वगैरह आई थी, जो प्रोग्राम आए थे, इनके बारे में रीड करने को बोला गया और सजेशंस मांगे गवर्नमेंट ने। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कब की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं 1957 की। 5 यहां से अपन देखते हैं, अब अपने पास है 6 1957। 1957 में क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई, वो कमेटी बनाई गई बी आर मेहता कमेटी। कौन सी कमेटी थी? बी आर मेहता कमेटी। ठीक है, बी आर मेहता जी का नाम याद रख लेना है। ठीक है, बी आर मेहता कमेटी बनाई गई, ये बलवंत राय मेहता है। क्या है इनका नाम? बलवंत राय मेहता। ठीक है, अब कमेटी बनाई गई, कमेटी को बोला गया आप क्या करिए, ये जो दोनों प्रोग्राम है इनकी स्टडी करिए और हमें सजेशन दीजिए। बलवंत राय मेहता जी जो थे, इन्होंने अपना सजेशन दिया। क्या दिया इन्होंने? सजेशन सरकार को दिया। और सजेशन जब दिया तो उस सजेशन में क्या बातें लिखी थी वो देखिएगा। सजेशन में पहले तो इन्होंने कुछ बताया होगा कि आपका ये जो आपने प्रोग्राम जो लॉन्च किया था ये क्यों फेल हो गया वगैरह, और उन्होंने साथ में सजेशन में बोला कि इंडिया में आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दी पंचायती राज सिस्टम इन 3 टायर्स। ठीक है, समझाता हूं अभी इसका क्या मतलब था। तो इन्होंने बोला, इन्होंने सजेशन क्या किया, प्रोविजन ऑफ 3 टायर सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, अल्टीमेटली इन्होंने बात किसकी की थी? पंचायती राज की। किसकी बात की थी इन्होंने? पंचायती राज की बात की थी। इन्होंने बोला एक काम करो, ये जो आपका प्रोग्राम है ना, ये तो फेल हो गया, मैं समझ रहा हूं, अब एक काम करिए आप 3 टायर सिस्टम पर, कितने पर? 3 टायर सिस्टम पर आप अपने देश में क्या लागू कर दीजिए? पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दीजिए। व्हाट इज 3 टायर? 3 टायर का मतलब होता था कि देखिए, आपके पास एक सरकार कहाँ है? केंद्र में है। आपके पास एक सरकार सेंटर में है और एक आपके पास गवर्नमेंट है, आपके पास आपकी स्टेट में। 2 गवर्नमेंट हो गई। उसके बाद पहले कोई गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी, तो इन्होंने बोला कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक गवर्नमेंट बनाइए, ब्लॉक लेवल पर भी एक गवर्नमेंट बनाइए और विलेज लेवल पर भी एक गवर्नमेंट बनाइए, है ना। एक्चुअल में ब्लॉक को मंडल बोला जाता था। ठीक है, इन्होंने बोला 3 टायर सिस्टम बनाओ। क्या बनाओ? 3 टायर सिस्टम। और 3 टायर सिस्टम में ये 3 चीजें बोल रहे थे। ये बोल रहे थे कि ग्राम मतलब गांव लेवल पर, है ना। इन्होंने क्या बोला, वो 3 टायर में बोला इन्होंने, एक ग्राम लेवल, ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला एट ब्लॉक लेवल, और तीसरा इन्होंने बोला आप बनाइए उसको एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये 3 स्तर पर, इन 3 स्तरों पर आपको क्या बनानी थी? आपके यहां पर देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने को कहा। ठीक है, अब इनने तो बोल दिया, अंकल ने तो, अंकल बोल के इनको जितना बोला गया था इन्होंने काम किया और उसके बाद इनका काम हो गया पूरा। तो ठीक है, इनकी जो सिफारिशें थी वो सरकार ने, ये बोल सकते हैं आपकी, सुनी अनसुनी कर दी, है ना। ये बात नहीं सुनी गई, इनने जो बोली थी ये बात सुनी नहीं गई। अब होता क्या है समझिए, यहां से कौन सा वाला साल चल रहा था? 1957। इंपॉर्टेंट, 1957 आपके लिए पहला क्वेश्चन यही है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो कब गठित की गई थी, कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? तो आप याद रखना, इट इज एस्टेब्लिश्ड या इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1957। ठीक, अब 1957 में जब ये 3 टायर सिस्टम की इन्होंने बात की ना, है ना, तो यहां पर अब हमारे यहां पर क्या होता है, एक पंचायती राज अधिनियम आता है, एक्ट आता है, पंचायती राज अधिनियम। ठीक, 1958 में। लेकिन वो पंचायती राज अधिनियम जो है वो भी ऐसा आया कि उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया। अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं चल रही है ना, तो वो जो पंचायती राज अधिनियम आया उसको सारे राज्यों ने फिर से लागू नहीं किया। क्लियर है ये बात? यहां तक याद रखना कि बलवंत राय मेहता कमेटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कमेटी ने बोला कि आप एक काम करिए, 3 टायर सिस्टम पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दीजिए। इसके लिए एक अधिनियम भी आया 1958 में,
लेकिन उसके बाद भी किसी ने वो इंप्लीमेंट नहीं किया। लेकिन साथ ही में आपके पास एक 6 7 पहला राज्य राजस्थान आता है, जो क्या करता है, अपने यहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की स्टार्टिंग करता है, ये समझ लीजिए। तो भारत में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच स्टेट इंप्लीमेंटेड पंचायती राज सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, या इन हाँ, सबसे पहली बार जो है किसने बनाया था, पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू की थी, तो वो राजस्थान था। लेकिन इस समय तक हम फिर मध्य प्रदेश क्यों बोले, आज के लेक्चर की स्टार्टिंग हमने मध्य प्रदेश से की और अभी मैं बोल रहा हूँ राजस्थान, तो इसलिए कि मध्य प्रदेश में जो इंप्लीमेंट हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे इंप्लीमेंट हुआ था, पहला स्टेट बना मध्य प्रदेश। लेकिन जो अभी हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लिखने जा रहा हूँ, ये नॉर्मली जो अभी अपनी ये जो सिफारिशें थी ना, उसके बाद जो है वो आपका पंचायती राज व्यवस्था बनती है, ठीक है। तो कौन था वो, राजस्थान था। और राजस्थान की डेट आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1959, है ना, ये डेट याद रखिए आप, 2 अक्टूबर 1959 की। और ये वो डेट है जिस दिन भारत में पहली बार किसी स्टेट ने क्या किया था, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की स्टार्टिंग की थी। क्लियर है ये बात, है ना। 2 अक्टूबर 1959 को भारत का पहला राज्य बनता है आपका राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान ने जो है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, राजस्थान इंप्लीमेंटेड पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम इन नागौर डिस्ट्रिक्ट, है ना, पूरे राज्य में एक साथ नहीं लगाई गई, एक इन्होंने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया राजस्थान का नागौर। और यही क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा भी जाता है, राजस्थान का नागौर जिला जो है, ये भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला जिला बनता है। नागौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, तो याद रखना ये है आपके राजस्थान का। क्लियर, ये कहाँ का है, राजस्थान का, ठीक। अच्छा, पहली बार तो कर दिया राजस्थान ने, लेकिन इसके पीछे पीछे एक और अपना डिस्ट्रिक्ट स्टेट आता है, और वो है आंध्र प्रदेश। उसने 10 अक्टूबर 1959 को भारत में एक और राज्य जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश ने भी क्या कर दिया था, आंध्र प्रदेश ने भी अपने यहां पर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। अब ये जो पंचायती राज सिस्टम आंध्र प्रदेश में बना और आपका राजस्थान में बना, लेकिन फिर उसके बाद उम्मीद थी कि सारे राज्य इसको फॉलो कर लेंगे, तो फिर ठीक है बनाया गया, कुछ कुछ स्टेट ने और बनाया, वेस्ट बंगाल ने भी इंप्लीमेंट कर दिया, है ना। आई थिंक पंजाब या किसी का एक और का नाम आता है, तमिलनाडु, सॉरी, तमिलनाडु ने भी क्या कर दिया, इसको इंप्लीमेंट कर दिया। फिर भी बात यही हुई कि हमारी जो सारी टेरिटरी है वो इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। तो ठीक है, बलवंत राय मेहता के बारे में आप इतना याद रखिएगा इनकी कि इन्होंने क्या क्या बोला था। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरली आपको नहीं बताया जाएगा, मैं बताता हूँ। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, कि बताइए पंचायती राज व्यवस्था के लिए, फॉर द पंचायती राज सिस्टम द फर्स्ट कमिटी विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इज, है ना, या फर्स्ट कमिटी विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, और फिर लिखा हुआ नीचे 4 ऑप्शन, जिसमें आपके पास ऑप्शन है आपके बी आर मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी, थंगुन कमेटी, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो याद रखना, बलवंत राय मेहता कमेटी वाज नॉट the committee which was constituted for panchayati raj system, it was constituted for the giving for the observation, for the analysis of failure of these programs, है ना। ये प्रोग्राम फेल हो गए थे, इस वजह से बनाई गई थी, ना कि इस वजह से बनाई गई कि पंचायती राज व्यवस्था लेकर आओ। क्लियर है, तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिखने वाला हूं, दिस वाज नॉट दी फर्स्ट कमिटी
कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर पंचायती राज सिस्टम। समझ में आई? ये वो कमेटी नहीं है जो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था के लिए बनाई गई हो। ठीक है, तो अब आप कहेंगे बताइए कौन सी कमेटी है, तो बिल्कुल बताते हैं। जब बाद में बी आर मेहता ने कुछ कुछ बोल दिया, इन्होंने बोला 3 टायर सिस्टम पे आप इंप्लीमेंट करिए, लोग तब भी नहीं मान रहे हैं, तो उसके बाद लगभग 20 साल बाद, कितने सालों बाद, 20 साल बाद फिर से भारत में नंबर 8 हम पढ़ने जा रहे हैं, एक और कमेटी बनाई जाती। दैट कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1977। 20 इयर्स लेटर एक कमेटी फिर आती है जिसका नाम होता है अशोक मेहता कमेटी। क्या नाम होता है इनका? ये कमेटी जो थे, इनको लीड कर रहे थे अशोक मेहता जी। तो ये कमेटी बनती है आपकी अशोक मेहता कमेटी। क्लियर? और ये कमेटी जो थी अशोक मेहता कमेटी, ये डेडिकेटेड थी फॉर दी सजेशन ऑफ टुवर्ड्स या सजेशन फॉर दी पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, है ना। क्या करना था? पंचायती राज व्यवस्था इंप्लीमेंट करने के लिए भारत में अब जो कमेटी बनाई गई थी वो अशोक मेहता कमेटी थी। तो मैं यहां से फिर से आपको ये पॉइंट लिख देता हूं, दिस वाज द फर्स्ट कमिटी constituted for पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ये बात है ना। ये वो कमेटी थी। अगर क्वेश्चन आएगा, वैसे तो नहीं पूछेगा, पर अगर पूछ लेता है गलती से तो आप आंसर इसका करेक्टली करिएगा, क्योंकि आपका अशोक मेहता कमेटी जो है वो बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता कमेटी तो केवल आपके जो प्रोग्राम थे वो फेल हो गए थे तो बनाई थी, और उन्होंने सजेशन क्या दे दिया था? उन्होंने सजेशन दिया था एक काम करो, पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दो, है ना। चलिए, अब अशोक मेहता कमेटी जो है, इनके बारे में आप क्या याद रखेंगे कि अशोक मेहता कमेटी अब स्पेशली डेडिकेटेड है आपकी पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट करने वाली बात पे। तो यहां से इन्होंने क्या दिए? अपने सजेशन दिए। अब इनके सजेशन में क्या आया वो देखिए। इनका जो सजेशन आए, इन्होंने थोड़ा सा हट के सजेशन दिया। पंचायती राज सिस्टम ये भी बोल रहे थे। इनके सजेशन जो आए उसमें इन्होंने सजेशन दिया, एक काम करिए आप, भारत में 2 टायर सिस्टम लागू करिए। क्या करिए? 2 टायर सिस्टम। किसके लिए? पंचायती राज सिस्टम में। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम में क्या लागू कर दीजिए आप? 2 टायर सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है कि इनके जो थे ये द्विस्तरीय व्यवस्था की बात करते थे। किसकी बात करते थे? द्विस्तरीय व्यवस्था। कौन बात कर रहे हैं? ये अशोक मेहता। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला कि आप एक काम करिए, एक बनाइए मंडल परिषद, काउंसिल जिसको बोलते हैं ना, मंडल काउंसिल। और दूसरे को बोला इन्होंने जिला परिषद। मंडल परिषद और दूसरा इन्होंने बोला जिला परिषद, जिसको आप बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, ये 2 टायर सिस्टम, 2 टायर थे इनके, जो इन्होंने समझाए थे कि आप एक काम करिए, ये बनाइए। ठीक है, आ गई यहां तक बात समझ में? ठीक है, बोलिए, समझ में आ रहा है? क्या समझाया जा रहा है? बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे एक रिप्लाई कर दीजिए। पीयूष जी हैं, मनीराम जी हैं, गौरव खरे जी हैं। गौरव जी, आपसे भी मेरी बात नहीं हुई है, पीयूष जी आपसे भी मेरी बात नहीं है। आप दोनों को, आपको मेरा नंबर पता ही होगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे एक रिप्लाई करिएगा, मतलब रिप्लाई से मतलब मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, भले कॉल पे बात ना हो, हम लोग व्हाट्सएप पे थोड़ी सी चैट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद 1977 अशोक मेहता कमेटी के बारे में ये बात ध्यान रख लेना, 2 टायर सिस्टम की बात की हुई है यहाँ पर। मंडल मीन्स जनपद, हाँ उसी लेवल पे, जनपद लेवल पर। मंडल मतलब जो आपका जो जनपद लेवल होता है ना, उस लेवल पर इन्होंने परिषद बनाने, जनपद लेवल और जिला लेवल। इन्होंने बोला गांव में नहीं बनाना है। देखिए, पहले जो इन्होंने बोला था अंकल ने अपने
बलवंत राय मेहता जी ने ग्राम लेवल बोला ना, ये जो ग्राम लेवल या विलेज लेवल जिसको कहते हैं, इसको छोड़ दीजिए। इन्होंने बोला ये ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट रखिए, है ना, ये बोला था इन्होंने। ठीक, तो ब्लॉक को इन्होंने, ये एक्चुअल में क्या है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इन्होंने जो सजेस्ट किया ना वही नाम दिए थे। आज की डेट में आप बोलते हो ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है, नगर पालिका, नगर निगम, है ना, नगर पंचायत, ये बात बोलते हो ना, तो ये तो हमने स्पेसिफिक नाम दिए हैं। ठीक, अलग स्टेट में इनके नाम भी अलग हो सकते हैं, पर जब अशोक मेहता कमेटी आई तो उन्होंने ये दो दो टायर जो बोले ना, उन टायर के नाम सजेस्ट किए थे। उन्होंने बोला था मंडल परिषद बनाइए और जिला परिषद बनाइए। लेवल ये ब्लॉक लेवल था, ये जिला या डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके बाद 1977 इनकी इतनी बातें हो गई। उसके बाद अगली जो कमेटी ध्यान रखना है आपको, वो कमेटी है 1985 की कमेटी। 1985 इंपॉर्टेंट कमेटी है। 1985 में जो कमेटी आती है वो आती है जीवी के राव कमेटी। कौन सी आती है? जीवी के राव कमेटी। जीवी के राव कमेटी, ठीक है। सारी कमेटियां जो मैं 3-4 कमेटी आपको लिखवाने वाला हूं, ये सारी कमेटी बनाई गई थी आपके पंचायती राज व्यवस्था के लिए। तो पेपर में क्वेश्चन एक बार ऐसा आया है, बहुत पहले का है, अभी का नहीं है, काफी पुराना हो गया, 5-7 साल हो गए। क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि विच कमेटी वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर पंचायती राज सिस्टम। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, एक गलत था उसमें से, ठीक है। 3 जो है, तो आपको ये सारी कमेटी के नाम याद रखना पड़ेंगे। अब अगली बार अगर थोड़ा डिफिकल्ट बनाना हुआ तो पता है उस समय क्या बोल सकता है वो ये बोल सकता है आपको कि आपका जो है ये मेच डी कॉलम आ जाए। जीवी के राव कमेटी कब बनी, एलएम सिंघवी कमेटी कब बनी, तो अशोक मेहता कमेटी कब बनी, तो आपको मेच डी कॉलम टेबल बना के दे दे, उस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ईयर भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब जीवी के राव कमेटी जो आई, इनके भी सजेशन आए होंगे, इनको भी बनाया, कमेटी बनाई तो कोई तो सजेस्ट करेंगे, कुछ तो सजेस्ट करेंगे। तो जीवी के राव जी जो है, इनकी कमेटी सजेशन क्या देती है? सजेशन देती है ये, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये मैं बता देता हूँ आपको। जो इंपॉर्टेंट थे वो दोनों बता दिए, और आगे फिर आएंगे वो बता दूंगा। और इन्होंने बोला कि एक काम करिए, आप 4 टायर सिस्टम बनाइए। क्या करिए? ये सब इसी में चल रहे थे, एक बोलता 2 टायर बनाओ, एक बोलता 3 टायर सिस्टम बनाओ, एक अब बोल रहे हैं 4 टायर सिस्टम बनाइए। कोई बड़ी बात नहीं। इन्होंने राज्य परिषद, जिला परिषद, जनपद परिषद, मंडल परिषद और ग्राम लेवल पे सभी परिषद बनाने को बोल दी इन्होंने, काउंसिल। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जीवी के राव जी को इतना ही याद रखेंगे आप, ठीक। अच्छा, इनके बाद जो आते हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपके हैं 1986 के। 1986 में एक और कमेटी बनाई गई, और ये कमेटी इन जीवी के राव कमेटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। 1986 की जो कमेटी थी, ये थी एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी जी की कमेटी, ठीक है। एल.एम. सिंघवी कमेटी। ये एल.एम. सिंघवी कमेटी जो थी, ये क्यों इंपॉर्टेंट मानी गई, या क्यों जरूरी थी ये, या हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए ज्यादा जरूरी थी ये। एल.एम. सिंघवी कमेटी ने जो सिफारिश की थी, सजेशन दिया था, इन्होंने बोला था कि पंचायती राज व्यवस्था ऐसे तो लागू नहीं होगी। आप देखते आ रहे हैं, कितने साल हो चुके हैं आपको, देखिए आप 1952 से कोशिश कर रहे हैं, 1959 में तो बहुत ज्यादा अच्छी कोशिश हो गई थी, 1986 आ गया है। अब आपके यहाँ पे तो कोई पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट कर ही नहीं रहा है स्टेट में। तो एक काम करो, जो आर्टिकल 40 लिखा हुआ है ना, इन्होंने ऐसा बोला नहीं, उस समय सीधा सीधी बात की होगी। आर्टिकल 40 लिखा है, वो डीपीएसपी में लिखा है, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। आप एक काम करिए, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से प्रोविजन कर दीजिए, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दीजिए। आर्टिकल 40 है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग से लिख दीजिए, और वो लिखिए आप डीपीएसपी के अलावा। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि डीपीएसपी में जो लिखा हुआ था, पार्ट नंबर 4 में जो लिखा था, उसके लिए स्टेट बाउंडेड नहीं था, लेकिन उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जो भी लिखा हुआ होगा उसके लिए स्टेट क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा टू फॉलो। अब आपके पास अगर एल.एम. सिंघवी जी क्या बोलते हैं कि आप अपना जो पंचायती राज सिस्टम है, इसको आप एक काम करिए, अलग से लिख दीजिए, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कर दीजिए, और जैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन होगा, स्टेट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे बाध्य हो जाएंगे उस बात को मानने के लिए, और फिर एक एक करके सभी राज्य जो होंगे वो क्या करेंगे, अपने यहाँ पर सरकार, अपने यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था बना देंगे। क्या ये बात ठीक है? आ गई समझ में? तो ये जो आपके एल.एम. सिंघवी जी हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनकी कमेटी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगी, क्योंकि इनके सजेशन को बाद में अपन किस तरीके से देखते हैं कि इन्होंने जो सजेशन दिया था, वो सजेशन में इन्होंने बोला था कि, इन्होंने क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर पंचायती राज सिस्टम। ठीक है क्या ये बात है ना? इनका सजेशन में क्या आया कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कर दीजिए पंचायती राज व्यवस्था के लिए, पहली बात।
फिर इसके बाद इनकी एक और चीज जो इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें मानना थी, या इन्होंने जो बोली थी वो क्या बात थी, इन्होंने कहा था कि आपका जो आप पंचायती राज व्यवस्था लाएंगे, इस पंचायती राज व्यवस्था का कुछ कार्यकाल भी होना चाहिए, टेन्योर भी होना चाहिए। तो इन्होंने एल.एम. सिंघवी जी ने सजेस्ट किया था कि टेन्योर ऑफ पंचायत या पंचायती राज समस्या में ये जो व्यवस्था जो आप बनाने वाले हैं, पंचायत कितना होना चाहिए पंचायत का, तो इन्होंने कहा था कि ये 5 इयर्स होना चाहिए। अच्छा, ये जो 5 ईयर की बात है ना, ये केवल अकेले अंकल बोलने वाले नहीं है, ये एल.एम. सिंघवी जी, ये लगभग जितनी कमेटी आ रही थी वो सब ये बात बोल रही थी कि 5 साल कार्यकाल होना चाहिए, 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, इन्हीं के इनमें क्यों लिखा, क्योंकि एल.एम. सिंघवी अंकल की जो बात है वो मानकर हम आगे बढ़े थे और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिख दिया था। क्लियर? इसलिए इनको यहाँ पर पढ़ना जरूरी हो जाता है, इनके नाम से, है ना। इनकी बोली हुई बात मानी गई है तो हम इनको पढ़ते हैं अलग से। क्लियर? ठीक है यहां तक। चलिए, इसके बाद अब और क्या आगे होता है तो मैं एक दो और बता देता हूं। आपके पास 11th नंबर हो गया, अगला देखते हैं अपन 12th नंबर पे। 11th नंबर पे आपने 1986 की कमेटी बता दी है, कौन सी है आपके पास, 1986 की एल.एम. सिंघवी कमेटी। अब मैं एक कमेटी और बता देता हूं आपको एल.एम. सिंघवी के बाद 1988 में 1988 में एक कमेटी और बनती है, और एक कमेटी जो होती है इसका नाम होता है थंगुन कमेटी। क्या नाम होता है इसका? थंगुन। याद रखना है, थंगुन कमेटी है। प्रोविजन याद रखने की जरूरत नहीं है, सजेशन वगैरह कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और अगला यहाँ पर एक कमेटी और याद रख सकते हैं आप चाहें तो, 1988 की ही है ना, जिसका नाम है गॉडगिल। गॉडगिल कमेटी, ठीक है। ये दो और याद रख लीजिएगा, ठीक। ये इसलिए कि अगर आपसे पूछ लें कि क्या बनाई गई थी इनके लिए, तो आप याद रख पाए कि हाँ बनाई गई थंगुन समिति। इतनी कमिटीज के नाम आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अब देखिए, अब क्या हुआ, ये तो सजेशन की बात हो गई कि सजेशन देना है ना। तो सजेशन आ जाते हैं, तो अब अपने पास सरकार का काम क्या है कि अगर उसको इंप्लीमेंट करना है तो उन सब चीजों का क्या करें, एक ड्राफ्ट तैयार करें। इनके जो सजेशंस थे उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद हमारी सरकार जो है वो इसको अपनी कहां पर लेकर आती है, लोकसभा में लेकर आती है, ठीक है। लोकसभा में जब लेकर आएगी तो यहाँ पर समझना क्या होता है कि 1986 के आसपास हमारे यहाँ पर जो सरकार थी वो किनकी थी, वो हमारे पास है, हमारे पास सरकार थी राजीव गांधी जी की। किसकी थी? राजीव गांधी की। अब राजीव गांधी जी की सरकार लेकर आई इसको, तो क्या होता है ना, कानून कैसे बनता है, कानून बनता है लोकसभा में आए, राज्यसभा से भी पारित, लोकसभा से भी पारित हो, राज्यसभा से भी पारित हो, देन उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाए और प्रेसिडेंट उसको क्या दे दे, अप्रूवल दे दे, तो हम उसको बोल देते हैं कि हमारा ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से लागू हो गया। राजीव गांधी जी की सरकार में ये आता है क्योंकि 1986 के आसपास ये सारी चीजें कहां पहुंच चुकी थी, सरकार अब इसको इंप्लीमेंट करने की तैयारी में थी। तो होता ये है कि सरकार लेकर आती है, लेकिन 1989 में राजीव गांधी जी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मतलब इनकी हत्या कर, असैसिनेशन हो जाता है। अब जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये क्या होता है, सरकार गिर गई है ना। जब सरकार गिरी तो हमारे यहाँ पे ये प्रोविजन है कि अगर कोई सरकार लेकर आती है, कोई आपका क्या, कोई एक्ट वगैरह लेकर आती है जो अभी रनिंग में है, जो पास नहीं हुआ है, तो उस समय फिर हमको ये देखना होता है कि आपका वो जो एक्ट है ना, वो अगली सरकार फिर शुरुआत से, स्क्रैप से शुरू करेगी। ऐसा होता है अपने यहाँ, समझिए। जैसे मान लीजिए, अभी दिल पे मत लेना कोई भी, मान लेते हैं कि अपनी जो बीजेपी की सरकार चल रही होगी, है ना, और ये कोई एक्ट लेकर आई, उसको लोकसभा में लेकर आई, लोकसभा से पास हो गया मान लीजिए, चलिए राज्यसभा में पहुंचा। राज्यसभा में पहुंचते समय जब इस पे वोटिंग चल रही थी वगैरह वगैरह, और इस सरकार गिर गई किसी कारणवश, आइदर प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है, हाँ प्रधानमंत्री की बात याद रखना, प्रधानमंत्री की अगर डेथ हो जाएगी तो सरकार गिर जाएगी, प्रधानमंत्री की डेथ होने पर सरकार गिर जाएगी, यह बात ध्यान रखना, है ना, ठीक। तो छोड़ो इनको सबको, मान लीजिए किसी दूसरे कारणवश सरकार गिर गई, तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरी वाली जो सरकार आएगी वो इसको कंटिन्यू करेगी। अगर दूसरी वाली सरकार को यही प्रोविजन वर्ड टू वर्ड भी लेकर आना है तो फिर से वापस इसको क्या करना पड़ेगा, एक हाउस से पास करवाना पड़ेगा, देन उसको सेकंड हाउस से पास करवाना पड़ेगा, देन वो प्रेसिडेंट के पास आएगा। तो ये प्रोसेस
स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है फिर से, है ना। तो राजीव गांधी जी की जो सरकार थी उनने क्या किया, एक ये एक्ट लेकर आए, पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक्ट लेकर आए, लेकिन उनकी सरकार मतलब उनकी डेथ हो जाने की वजह से ये आगे बात नहीं बढ़ सकी। अब राजीव गांधी जी की जब डेथ हो गई तो राजीव गांधी जी के बाद बने वीपी सिंह अपने यहाँ के पीएम। कौन बनते हैं? वीपी सिंह जी बनते हैं। अब वीपी सिंह जी जो है इनकी सरकार भी ज्यादा नहीं चली, 1989-90 के आसपास इनकी सरकार भी क्या हो जाती है, गिर जाती है। अब क्या हुआ, ये एक्ट को लेकर चल रहे थे, लेकिन इनकी सरकार भी गिरने की वजह से ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास आते हैं एक अपने राव जी ना, चंद्रशेखर राव जी शायद, ठीक। चंद्रशेखर जी अपने क्या बनते हैं, अगले पीएम बनते हैं। और ये चंद्रशेखर जी जो पीएम बनते हैं तो इन्होंने क्या किया, फिर से एक एक्ट लेकर आए, लोकसभा राज्यसभा वाला चल रहा था, लेकिन इनकी सरकार भी गिर गई। तो वो 1989-1991 के पास का जो पीरियड था मध्य इंडिया की हिस्ट्री में या इंडिया की पॉलिटी में या इंडिया की जो ये पॉलिटिक्स चल रही थी उसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही थी, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में एक एक साल में अपने पास दो दो तीन तीन मतलब एक साल के अंदर एक प्रधानमंत्री, फिर अगला प्रधानमंत्री, फिर अगला प्रधानमंत्री, कुछ इस तरीके से सिस्टम चला। और फाइनली 1991 में एक सरकार बनती है, जो सरकार बनती है हमारी नरसिम्हा राव की सरकार। किनकी सरकार बनती है? नरसिम्हा राव जी की, ठीक है। फिर नरसिम्हा राव जी की पीवी नरसिम्हा राव जी थे, इनकी जो सरकार बनती है, एक्चुअल में ये जो सरकार होती है ये अल्पमत की सरकार होती है, माइनॉरिटीज की सरकार बनती है। मतलब यहां पर 1990 में माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनती है या कोलिजन वाली गवर्नमेंट बनती है। 1991 में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, ठीक है। स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट जो बनती है उसके जो पीएम बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव, याद रखना है, पीवी नरसिम्हा राव जो है वो क्या बनते हैं, हमारे पीएम बनते हैं। अब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार अल्पमत की सरकार है, इसको बोलते हैं अल्पमत, पूरा इनको बहुमत नहीं है, है ना, अल्पमत की सरकार। तो ये सरकार जो है ये चलती तो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी ये एक्ट लेकर आए, मतलब ड्राफ्ट लेकर आए, और ये ड्राफ्ट फाइनली हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कर दिए गए, और दोनों से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास पहुंचा दिए गए और प्रेसिडेंट ने उन पर सिग्नेचर कर दिए। तो ये हमारे भारत में क्या बन गया, पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया, संविधान में संशोधन कर दिया। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर संविधान में संशोधन किया है तो वो कौन से नंबर के संशोधन थे जिससे भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है। तो आप याद रखना कि ये 73rd और 74th 73वें नंबर का और 74वें नंबर का संविधान संशोधन था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दो क्यों आए, बात तो अभी एक ही चल रही थी, तो दो इसलिए आए कि एक जो हमको सरकार बनानी थी वो बनानी थी बिल्कुल विलेज लेवल पर, बिल्कुल गांव लेवल पर, बिल्कुल छोटे स्तर पर, और दूसरी जो सरकार बनानी थी वो हमको बनानी थी जो रूरल एरिया, अर्बन एरिया जो होते हैं, एक बनानी थी हमको ग्रामीण स्तर पर, एक बनानी थी हमको नगरीय स्तर पर। ग्रामीण स्तर वाली सरकार जो थी उसको रूरल वाली बोलेंगे अपन, और जो नगरीय थी उसको अपन अर्बन वाली बोलते हैं। तो हमने थ्री टायर सिस्टम की जो बात की थी उसमें हमने एक रूरल की बनाई और एक किसकी बनाई, अर्बन की बनाई, ठीक है ये बात। इसलिए आपके पास एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है तो एक 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। अब इस 73rd और 74th को मैं आपको समझा रहा हूं, ये जितनी बातें यहाँ पर लिख रहा हूँ ये आपको पूरी याद होना चाहिए। क्लियर है एक बात? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और एक अपने पास से कौन सा वाला, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। ये दो आपके पास क्या है, अमेंडमेंट एक्ट्स हैं। भारत में आने वाले अमेंडमेंट एक्ट जो है 73rd और 74th। अब इनको समझिए, ये क्या थे, दोनों के बारे में जो जो फैक्ट्स लिख रहा हूं ये पूरे याद होना चाहिए, है ना, हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि इसके सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा, हर कोई बना देगा फिर, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दोनों की दोनों एक्ट जो है इनके लिए आप याद रखना ईयर जो है 1992 याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? ईयर 1992 आपका ये ईयर याद रखना है। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992, 74th भी कब आया, 1992 में। 73rd में क्या क्या बातें लिखी हुई थी, तो देखो
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, इसमें हम लोगों ने भारतीय संविधान में पार्ट जो है वो नंबर 9 ऐड किया। कौन सा वाला? 9। एक्चुअल में क्या हुआ था, ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर 9 था, लेकिन बाद में उसको डिलीट कर दिया गया था। ठीक, तो वो खाली रखा हुआ था हमारे पास, और जब ब्लैंक था तो उसमें हमने क्या किया, हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर 9 ऐड किया। किसके लिए? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। और फिर हमने 74 में क्या ऐड किया, तो इसमें हमने बनाया पार्ट नंबर 9A। यहां पर क्या बनाया हमने? पार्ट 9A। पार्ट 9 का जो नाम था, पार्ट 9 जो था, इसका जो नाम था वो क्या था? तो इसका नाम था पंचायत। इसका नाम क्या था? पंचायत। ठीक, यहां पे पंचायत की बात की गई। और यहां पर किसकी बात की गई? तो यहां पर बात की गई म्युनिसिपैलिटी की। ठीक है, ये बात। आगे बढ़े, चलिए। अब पार्ट 9 जो है, पार्ट 9 के अंदर कुछ ना कुछ तो आर्टिकल भी आना चाहिए, आर्टिकल भी आएंगे। तो यहां पर आपको याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 243 के अंदर कहां से कहां तक? तो 243 से लगाकर 243 ओ तक। ठीक, आर्टिकल कहां से कहां तक इसमें लिखे गए? तो आर्टिकल नंबर 243 से लगाकर 243 कहां तक लिखे गए? तो वो थे अपने 243 ओ तक। ठीक है, और यहां पर जो है वो आर्टिकल आए अपने, वो आर्टिकल आए कहां से कहां तक? तो आए 243 ओ के बाद क्या आता है? एलिमेंट ओ पी से लगाकर ये आते हैं 243 जेड जी तक। ठीक, कहां तक आया? जेड जी, जेड जी लिखा है ना, ये जेड और ये जी। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। अब ये जो आर्टिकल थे, तो अगर आप यहां पर देखेंगे, इसमें आर्टिकल देखेंगे टोटल, तो टोटल 16 आर्टिकल्स थे इसके अंदर। कितने आर्टिकल्स थे? 16 आर्टिकल्स। इंपॉर्टेंट है ये बात, है ना? इसमें 16 आर्टिकल्स थे। और यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको मिलने वाले हैं 18 आर्टिकल्स। कितने मिलेंगे यहां पर? 18 आर्टिकल्स, है ना? काउंट कर सकते हैं। ओ तक 15 होगा, एबीसीडी से चलेंगे तो ओ तक 15, और एक खुद अपने आप में 243 जो है वो भी। ठीक, उसके बाद जो है अपने पास जो हमने पार्ट नंबर 9 ऐड किया था, इसमें हमने कितने विषय या कितने सब्जेक्ट दिए हैं? ये किसको दिया था अपन ने? पंचायत को दिया था। तो पंचायत के पास टोटल, आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 29 सब्जेक्ट्स थे। 29 सब्जेक्ट्स। अब ये क्या था सब्जेक्ट्स वगैरह, ये सुन लीजिए। देखिए, जैसे गांव में कच्ची सड़क या पक्की सड़क का निर्माण करना, है ना? घर वगैरह जो है उनके लिए अप्रूवल देना, ग्राम पंचायत का, है ना? पंचायत से लिया जाता है ना अप्रूवल, की घर बना रहे हैं। फिर आपके जो छोटे मोटे टैक्स वगैरह का कलेक्शन है वो भी, सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, गांव में सफाई व्यवस्था करवाना, झाड़ू वगैरह लगाना, पेयजल की आपूर्ति करवाना, कब्रिस्तान की व्यवस्था कराना, मरे हुए पशुओं को साइड में करवाना, बहुत सारे जो विषय हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके लिखे हुए हैं पंचायत में, जिनको टोटल अपने पास कितने विषय लिखे हैं अलग अलग टॉपिक में? तो 29 सब्जेक्ट्स लिखे हैं। वैसे ही हमारे पास 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 18 सब्जेक्ट्स हैं, आर्टिकल भी और इसके सब्जेक्ट्स भी जो है, दोनों की दोनों कितने हैं? तो यहाँ पर आपके पास दोनों ये 18 है। क्लियर है ये बात? क्या है ना? इन दोनों में जो डिफरेंशिएट करना है आपको, वो इन बेसिस पे करना है। ठीक है, इस बेसिस पे आप इसको याद रखना। ये आपका टोटल, वो जो मैं बोल रहा हूं, ये पॉइंट में से कोई सा भी एक पॉइंट आपके पेपर में आएगा। सभी एक साथ नहीं पूछे जाते हैं, एक कोई पॉइंट आपके पेपर में आ जाएगा। ठीक, और हैं सारे इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़े आगे। ये आपके पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। अब इसके बाद आपको एक चार्ट बताना है, जिसमें मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि किस तरीके से ग्राम पंचायत। अच्छा, और कुछ पॉइंट लिख सकते हैं? हाँ, एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें। एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं अपन यहाँ पर। वो पॉइंट क्या है देखिएगा। एक पॉइंट अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3 टायर सिस्टम दोनों जगह, वैसे इसमें ही नहीं, मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें 3 टायर सिस्टम, और यहां पर भी कितना? तो यहां पर भी 3 टायर सिस्टम आया। दोनों जगह कितने टायर सिस्टम बनाए गए? तो 3 टायर सिस्टम बनाए गए, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, ये डिफरेंस याद रखिएगा।
और इसके आगे जो है वो अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि एक टेबल है, बड़ी है, उसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे, प्लस मुझे आपको समझाना है। आप मुझे ये बता दीजिए कि जितना आपने आज पढ़ा है, क्या ये आपको क्लियर है? पंचायती राज व्यवस्था के जो पॉइंट्स आज आपने देखे हैं, क्या ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुके हैं? चलिए ठीक है, तो इसको अपन कल कंटिन्यू करते हैं आगे का, है ना? थैंक यू सो मच। मैं फाइल शेयर करवा देता हूं, आप इसको एक बार थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा फिर से।